students. So today's topic is universal law of gravitation. Now what happens is कि every object in this universe, whether it was galaxy, planet, star, satellite, because of its mass, every objects attract every other object. That is called universal law of gravitation. I'll explain you कि यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे गैलेक्सी हैं या प्लैनेट हैं, अपने मास के कारण वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं. दिस इज कॉल्ड अ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट हैपन्स इन द होल यूनिवर्स, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ whole universe. That's why it's called a universal law of gravitation. So we also know that moon goes around the earth. An object when thrown upward reaches a certain height and then fall downward also, right? And this all things is explained by a Newton theory, है ना? That the story कि Newton was once Newton was sitting under a tree, apple fall on him, then falling of that apple made Newton start thinking कि if apple can attract earth can attract then apple, so why the earth cannot attract to moon? अर्थ जो है वो मून को क्यों नहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता? तो उसके पीछे का रीज़न तो आपको पता है. उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है कि हमने एक जो है यहाँ पे एक पर्सन है जिसने एक स्ट्रिंग ली है और उस स्ट्रिंग से यहाँ पे एक बॉल टाई करके स्ट्रिंग को लगातार घुमा रहा है. तो ये स्ट्रिंग जो है वो लगातार सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से उसको स्ट्रिंग के थ्रू क्या दे रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हैं. ठीक है, तो सेम लॉ जो है वो किस में अप्लाई हो रहा है हमारे, कि अगर यहाँ पे मून है और यहाँ पे अगर अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ जो है इस मून पे कुछ फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से ये मून रिवॉल्व कर रहा है. क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे रेगुलरली चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है. और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उस बॉडी पे क्या लग रहा होता है, ऑब्वियस सी बात है, वो फोर्स लग रहा होता है. तो न्यूटन वाज द फर्स्ट हु एक्सप्लेन दैट फोर्स कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट? न्यूटन ही वो फर्स्ट थे जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये तो थी न्यूटन की स्टोरी और उन्होंने हमें ये ग्रेविटेशनल फोर्स दे दिया कि अर्थ जो है वो मून पे क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से ये मून जो है ये इस पे फॉल डाउन नहीं हो रहा है क्योंकि हर एक पॉइंट पे अर्थ जो है ये इसको फोर्स दे रहा है. क्यों दे रहा है? क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में मून रिवॉल्व करता है. ठीक है, ये तो हमें पता है कि अर्थ के अराउंड मून सर्कुलर मोशन में एलिप्टिकल मोशन में रिवॉल्व करता है. क्यों रिवॉल्व कर रहा है? क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको कहीं ना कहीं से फोर्स मिल रहा है और वो फोर्स देने वाला कौन है? अर्थ है. तो दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स. क्लियर? दिस थिंग इज क्लियर. अब ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसलिए है क्योंकि एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, दोनों के पास ही मास है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि ये दोनों ही मासेस जो हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे. मीन्स व्हाट डज इट मीन कि अर्थ जो है वो भी मून के ऊपर फोर्स लगा रहा है और मून भी जो है वो अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है. ठीक है, बट ये रिवॉल्यूशन जो हमें जनरल लाइफ में देखने को नहीं मिलती है, इसके लिए हम आगे स्टडी अभी करेंगे, इसका रीजन हम आगे देंगे. अब हम बात करेंगे यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में. तो यूनिवर्सल लॉ ये कहती है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, एक मास है m1 है, ये मास m2 है. ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज अर्थ. यू कैन थिंक let any object, let this is moon, m1 and m2. Both these object because of its mass, remember my words, listen carefully, कि मास की वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और आपका फोर्स जो है इधर F1 लग रहा है, इधर F2. मैग्नीट्यूड बोथ ऑफ द फोर्स का सेम रहेगा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा. तो लॉ ये कहता है कि ये जो फोर्स है इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका होगा M2 के, जो फोर्स आप यहां से लगा रहे हो, राइट, F1. और F2 जो इस पे फोर्स लगा रहा है F1 पे, वो भी M1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो जो हमारा टोटल फोर्स होगा F होगा वो M1 और M2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. अब नेक्स्ट
सेकेंड चीज इसमें क्या है, ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट इसका सेंटर होगा यहाँ, ठीक है। इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस जो है वो क्या है, r है। तो जो फोर्स होगा ना वो इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो व्हेन वी कंबाइन दिस बोथ, F जो होगा प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मास अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दैट पर्टिकुलर। और रिमेंबर कि अब डिस्टेंस हम इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेंगे। तो ये रहा हमारा फोर्स, जो कि अब ये एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने F1 लिखा है, F2 लिखा है, और हमारा फॉर्मूला कैसा बना, F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब यहाँ पे हम इक्वेट का साइन लगाएंगे और एक कांस्टेंट यहाँ पे दे रहे हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं G। और ये G क्या डिनोट करता है, ये G डिनोट करता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाउ दिस इज कांस्टेंट, so its value remains same. So what is the value of G is 6.67 into 10 to the power minus 11. Now what is unit? We can derive its unit from here. Let us derive unit from here. If we find out G, अगर हम यहाँ से G को निकालना चाहें तो F and R will be multiplied F R square upon M1 and M2, right? So let's put the units of this all. F Newton, R की यूनिट आपकी हो जाएगी मीटर स्क्वायर, एंड M1 kg एंड M2 इज ऑल्सो kg. सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ G? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, राइट. तो ये रहा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, F1 एंड F2 यहाँ पे हमने इक्वेट किया हुआ है. क्यों किया मैंने? क्योंकि आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग कि दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा. तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि आपके अर्थ पे जो भी मासेस हैं, अगर दो मासेस हैं तो वो दोनों ही एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. बट डेली लाइफ में हम ये चीज ऑब्जर्व इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि मैंने बोला ना, इस लॉ में सबसे मेन पॉइंट क्या है, बिकॉज ऑफ देयर मास. मास की वजह से आपके डेली लाइफ में अगर आप देखोगे दो ऑब्जेक्ट आपके रूम में अगर यहाँ रखा है तो ये फोर्स तो लगा रही है, बट आपको ये दिखेगा नहीं कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या इसमें कोई मूवमेंट हो रहा है. बट सेलेस्टियल बॉडीज में क्या होता है, बिकॉज ऑफ देयर हैवी मासेस, उनके मास क्या होते हैं, अर्थ का मास क्या है, ज्यादा है, मून का मास क्या है, कम है ना. लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट में आप टोटल देखो तो उसमें एक ऑब्जेक्ट का मास काफी ज्यादा है. तो अर्थ बिकॉज ऑफ अपने मास की वजह से वो मून को अपनी तरफ रिवॉल्व कर रहा है. सन जो है अपने मास की वजह से अर्थ को अपनी तरफ रिवॉल्व कर रहा है. तो उनके मासेस की वजह से हम ये सारे मूवमेंट्स ना सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में देख पाते, अपने डेली लाइफ में नहीं देख पाते. बट ये लॉ जो एप्लीकेबल होता है वो आपके हर एक ऑब्जेक्ट पे होगा. यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वो सब पे होगा. बट वी कैन ऑब्जर्व मेनली इन celestial object. Clear? तो this is universal law of gravitation and this is the formula. ठीक है, यहाँ से हम ये फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन दोनों पे कितना फोर्स लग रहा है, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ G. M1 मास ऑफ द अर्थ हमें पता है, वो हम पुट करके मास ऑफ मून एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये चारों वैल्यू जो है अगर हम यहाँ पुट कर दे तो वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि विथ हाउ मच मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स are applicable here, apply here, right? Okay students, thank you.